वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर को हर साल आलमी यौम इंसानी हुकूक मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये बताना होता है कि हर शख्स का जो एक हुकूक है उनके, तो वो वक्तन फ़वक्तन उसकी याद दिलाना कि भाई जो हमारे हुकूक हैं, जैसे हमारे तालीम के यकसा मौक़े हासिल करना या फिर सेहत के फैसिलिटीज़ हम तक के पहुँचना और इंसाफ की फरहमी, ये सब इंसानी हुकूक में शामिल हैं जो कि हमें उसके राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल अफशीन, आजकल के दौर में ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, देखें जो इंसानी हुकूक का जो एक फहरिस्त है ना, वो तो छोड़ें। आजकल जो बेशतर ममालिक हैं वो उसकी आवाम जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। ठीक है, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने के लिए बहुत ही कम लोग जो है वो तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। इसी पे एक बहुत ज़बरदस्त स्पीकर हमारे साथ और माहिर कानून भी हैं, तो वो कानून के दायरेकार में रहते हुए हमें इस टॉपिक से आशना करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शंकर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शंकर साहब? ठीक है, तो आप बताएं कैसे। शंकर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, ह्यूमन राइट्स आपके कानूनी लाहे अमल के मुताबिक सबसे बेसिक बुनियादी ह्यूमन राइट्स क्या हैं जो आवाम को मिलने चाहिए? देखें, जब वर्ल्ड वार 2 1945 में 44 में जब ख़त्म हुई, उसके बाद दुनिया ने ये रियलाइज़ किया, जो सुपर पावर कंट्रीज़ थे उस वक्त दो ब्लॉक थे, एक था कैपिटलिस्ट सरमायादार, एक तरफ था कम्युनिस्ट। जो दोनों मुल्कों ने, जो सुपर पावर्स थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं, एक ऐसे कानून बनाए जाएं जो इंसानी हकूक़ हैं तो उसको बचाया जा सके, मेक श्योर करें कि इसकी वायलेशन कहीं भी नहीं होगी। उसके बाद 1948 में जो सुपर पावर ने मिलकर एक एक्ट पास किया या एक लॉ पास किया, एक डिक्लेरेशन उन्होंने पास किया जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो उसमें एक पूरी दुनिया के जो आज़ाद रियासतें थे, उसमें वहाँ पे वो लीडर्स कंबाइन हुए, उन्होंने चंद कवानीन ऐसे बनाए जो पिछले, अगर हम उसकी प्री हिस्ट्री देखें तो उसमें मैग्ना कार्टा, हैमराए, चार्टर ऑफ मदीना, अशोका जो कोड्स थे वहीं से उन्होंने ड्राइव किया। वो बेसिकली एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद उसके चंद ऐसे नेचुरल राइट्स हम जिसको कहते हैं, उसकी लाइफ टू राइट, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना, उसकी आज़ादी का ख्याल रखना, उसको अच्छी तालीम देना, और उसका जो राइट टू एक्सप्रेशन है और राइट टू लिव है, तो ये कभी भी राइट टू लिव विथ डिग्निटी, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं, इज़्ज़त व एहतराम के साथ किसी भी इंसान का रहना, ये ह्यूमन राइट्स के बेसिक ये प्रिंसिपल्स है जिस पे पूरा आपका ह्यूमन राइट्स है ये करता है, बेस्ड जिस पे करता है। उसके बाद दुनिया में जब ये लॉ पास हुआ तो उसमें 193 सिग्नेटरीज, आई थिंक अभी यूएन के मेंबर है, तो वो सब इसके सिग्नेटरीज हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी जमहूरियत है, जहाँ जहाँ पर भी एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है, तो वहाँ पे वो मुल्क इसकी पासदारी है। अब जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या अनार्की है, वो मुल्क ह्यूमन राइट्स इस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से हमने 1948 में ये डिक्लेरेशन जैसे ही पास हुआ है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बना है, और अगर पाकिस्तान अंदर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स की या वायलेशन होगी तो उस पर यूएन उसको वॉच आउट करती है, उस पर पाकिस्तान को वार्निंग देती है। अच्छा, आपने इसमें एक हुकूक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका आपने जिक्र किया, राइट टू एक्सप्रेस, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर शख्स की शख्सी आज़ादी की बात की जा रही है इसमें, कि जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं खुलकर के आपके क्या मतलब मौक़िफ़ है किसी भी हवाले से, उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है और उसको उस पर पाबंदी भी लगाई जा रही है दोनों तरफ से। मतलब एक शख्सी आज़ादी की वजह से अगर कोई अपना इस राइट को इस्तेमाल करते हुए अगर कौमी सलामती का मसला बन जाए, वो भी एक मसला है, और उसको कर्ब करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए हुकूमत की तरफ से जो मतलब कोई एहतजाज पर पाबंदी और दफ़ा 144 की नाफिज करना, ये सब भी है। तो दोनों तरफ से ये पाबंदी है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है?
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि मैं अपने जिस तरीके से मैं बोलूँ या किसी भी तरह मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करूँ। किसी के जो जज्बात हैं वो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, मैं उसको हानि कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। उसी के अंदर रहकर मैं अपने जो जज्बात हैं या अपने एक्सप्रेशंस हैं मैं उसको ज़ाहिर कर सकता हूँ कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहाँ पर मैं बैठकर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ मैं बात नहीं कर सकता। ये कहने को तो ये है कि ये मेरा इंसानी हकूक़ है, लेकिन ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है कि यहाँ पर मैं बैठ के किसी पे ऊपर अपना ओपिनियन दूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। एक ओपिनियन अपना अलग होता है, लेकिन जो चीज़ जो डिस्क्रिमिनेट करे, किसी को घुमा फिरा के उसकी जो पर्सनल लाइफ उसको इंटरेक्ट करे, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता। यहाँ पे रियासत उसको लिमिटेशन दे देती है। यहाँ तक कि जो UDHR है वो भी उसमें कहता है कि अपनी हदूद में रहकर आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने 144 उसका राइट टू प्रोटेस्ट वगैरह इसकी आपने बात की, तो राइट टू प्रोटेस्ट का मामला ये होता है कि शहरी के पास हक है कि किसी भी इंसान के पास हक है कि जिस भी मुल्क में रह रहा है वो एहतजाज का हक रखते हैं। एहतजाज का हक यहाँ पर जब एहतजाज क्यों किया जाता है, पहले क्वेश्चन ये आता है, जब रियासत अपने जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी करती है तब हम रोडों पे आते हैं, तब हम एहतजाज करते हैं। फिर रियासत क्या करती है, वो अपने जो कारनामे छुपाने के लिए, अपने जो काले कानून है उसको छुपाने के लिए उस पर 144 जैसे ऐसे लाज ये पास करती है। बिल्कुल आपने सही बात बोली। हमारे साथ वलीद अहमद भी इस वक्त मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। वलीद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद अहमद, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या तमाम तर राइट्स हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं सही तौर पर? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जैसे आपने जो मुझसे सवाल किया, देखें जहाँ तक एक्सप्रेशन की बात है, हम जो भी हमारे सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो देखिए ह्यूमन राइट्स तो ये होते हैं कि कोई भी इंसान को उसके जो है वो इंसानी हुकूक दिए जाएं, जिसमें जो है वो उसको, और जैसे मेरे भाई ने बात की एडवोकेट जो हमारे साथ बैठे हुए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो उसको, और जो है वो फ्रीडम ऑफ उसकी मूवमेंट हो, यानी कोई भी जो बंदा होता है उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने कोई भी उसका ओपिनियन हो या कोई भी जो बात करना चाहे वो पब्लिकली भी बोल सके और सबके सामने बैठ के बात कर सके। वो किसी भी किस्म का जो है वो बॉन्ड ना हो, ना कि गवर्नमेंट का बॉन्ड हो और ना कि जो है वो किसी भी रिलीजन का बॉन्ड हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो है वो किसी भी खिलाफ बात ना करें, चाहे वो रिलीजन हो या किसी भी ऐसी की बात ना करें जिसमें जो है वो आपकी जो नेशन है या आपका जो मुल्क है उसके खिलाफ बात हो रही है या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा हो पूरी दुनिया में। अच्छा वलीद, एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो आजकल के दौर में ह्यूमन ऑर्गन एक्सट्रैक्शन, वो भी फोर्सफुली, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, आपके बैगर माफिया, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो बिल्कुल आम है। आपका इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ही ज़्यादा है या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी ये चीज़ जो है वो अब बढ़ती जा रही है, जोर पकड़ रही है? नहीं, देखिए जिस तरह आपने सवाल किया, ये वाली जो चीजें जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो रही, तो ये चीजें तो देखिए पूरी दुनिया में ही मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या सिर्फ जो वो एशियन कंट्रीज में या ईस्टर्न कंट्रीज मौजूद नहीं, पूरी दुनिया में ही मौजूद है। बस यहाँ पर ही थोड़ा सा सिलसिला ये है हमारे मुल्क में खास तौर पर कि हमारे यहाँ जो है वो पॉजिटिव चीज को जो है ना बाद में दिखाया जाता है, नेगेटिव चीज को या नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जाता है और हर चीज में ज्यादा हाईलाइट होती है। जहाँ पे जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात है, उसके बाद जो पॉलिटिकल मैटर जितने भी हमारे हैं, तो हमारा इमेज जो है वो पाकिस्तान का जो है वो गलत तरह जो है वो जो है लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या कोई भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है हमारे माशरे के, तो वो तो पूरी दुनिया में मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में या कोई एशियन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में मौजूद नहीं है, तो हर जगह मौजूद है, सारी चीज ग्लोबली मौजूद है, लेकिन उसको जो है वो विजिबल ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। वलीद हमारे साथ रहिएगा। शंकर भाई, शंकर साहब मुझे ये बताएं, ये सवाल मेरे दिल में एक अरसे से है, वो ये कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जो ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है? आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखें, पाकिस्तान में आप ह्यूमन राइट्स की को छोड़ें, आपका जो आईन पाकिस्तान है 1973 जो भुट्टो साहब ने पास किया था एक जमहूरी हुकूमत ने, उस वक्त भी ऐसे कवानीन आपके मौजूद थे जो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जो आईन पाकिस्तान है वो सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ है। पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्राडिक्शन में आए। आपके यहाँ 3 MPO का आपने नाम सुना होगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक
ऑर्डर, Exactly. ये 1960 में ये कॉलोनियल रा का लॉ था, इसको अयूब खान ने 1960 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनके खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद अभी आप मीडिया में हैं तो हाँ, आपने पीका का दोबारा सुना पढ़ा। होगा। हाँ। तो पीका के जो कानून है ये भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ये हम बाद में आते हैं किस तरह से हैं ये, अच्छा। और तो ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। उसके बाद आपके एक 2024 में मेंटेन असेंबली पीस एंड इस तरह से कोई इन्होंने 2024 में पार्लियामेंट ने पास किया है लॉ, तो ये भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो ब्लास्फेमीज के लाज हैं जी, जी, जी। उसमें बड़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत सही है। बात ये है। बड़े सेंसिटिव लॉ हैं, बहुत इसको किस sensitive। तरह से मिसयूज़ किया जाता है। True। अब हम आते हैं कि पीका और ये किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं। आप यहीं पे बैठकर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप यहाँ पर नहीं बुला सकते, आप उनका ओपिनियन आप नहीं ले सकते। आपकी जो सेंसरशिप है, आप हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन के नहीं ले सकते इस वक्त। कोई भी बात करें, आप किसी इदारे को अगर आप है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ। आपका आइन कहता है कि हर इदारे की एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन आप इदारे के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते कि इस बंदे की रिक्रूटमेंट्स किस तरह से हुई है। और ये अगर कोई इदारा है अगर वो वायलेशन कर रहा है या लेबर राइट्स की वायलेशन कर रहा है, आप उस पर बात नहीं कर सकते। आप बात करेंगे तो बिल्कुल। वो आपको निकाल देंगे। तो ये और जो 3 MPO का मैंने आपको बताया, हाँ, वो मेंटेनेंस बताइए। पब्लिक आर्डर, इसमें इस वक्त जो पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो सारे उसमें जेलों के अंदर हैं। अच्छा। और फेयर ट्रायल की यहाँ पर बात आती है। आर्टिकल 10A 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो दहशतगर्द भी अगर है, तो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं मिलता। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि भुट्टो साहब को फांसी देगी, अभी रिसेंटली 2024 उसका रेफरेंस बना और सुप्रीम कोर्ट कहा कि वो एक जुडिशल किलिंग थी। Judicial। इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशल भी किलिंग भी यहाँ पर हो रही, उस पर भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं करा। आप इस वक्त मिसाल आप ले लें, अली वजीर PTM के MNA हैं, उसके 3 साल से वो जेल में है, 2 साल से यहाँ से कराची से निकले, दोबारा उनको जेल के अंदर रख दिया। उसके बाद इमरान खान का आप मिसाल ले लें, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, उनका पिछले 8 महीनों से एक भी केस कोर्ट के अंदर नहीं लग रहा। आप डॉक्टर मारंग बलोच का आप मिसाल ले लें, उनको 1 महीने के लिए MPO के तहत उसको उठाया, उसके बाद उस पर 10 उन्होंने 80 की FIR उन्होंने काट दी। उसके बाद इनाम सिंधी का आपने नाम ले लें, जी। गनी अमान का आप नाम ले लें, और सरमद मीरानी का आप नाम ले लें। तो मैं आपको सैकड़ों ऐसे शंकर, नाम यहाँ बता पर सकता तो हूँ जो यही ह्यूमन है, राइट्स अगर हम- एक्टिविस्ट हैं, हाँ। जी, लेट जी, मी जरूर। कंप्लीटेड, एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में ऐसे काले कानून मौजूद हैं जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ है और जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन इसके भी खिलाफ बिल्कुल है। ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ हैं। और दूसरा, यहाँ पर तो हुकूमत आती ही अपने ओपोजिशन को दबाने के लिए और उसमें अपने अमेंडमेंट्स लाने के लिए आइन में, तो यही हमने देखा है और होता आ रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त वलीद अहमद भी हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं। वलीद अहमद, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि अब आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आपने कौन से अपनी ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश की जिसमें हुकूमत की जानिब से या किसी के इदारे की जानिब से भी मुखालफत का सामना आपको करना पड़ा हो? देखिए, यहाँ पर जो मुझे जो पर्सनली ये लगता है, या जब भी हम वर्किंग करते हैं खासतौर पर कम्युनिटी के लिए, तो मैंने तो ये फील किया है यहाँ पर कि आप जो है वो सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और जो है हर जगह ही होता है। लेकिन बस बात ये है कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों में जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों में कोई चीज गलत हो रही है, कोई भी गवर्नमेंट के इदारे में या कोई भी प्राइवेट इदारे में या कहीं भी कोई ऐसा काम हो रहा है, कहीं करप्शन हो रही है, तो आप उसको जो है वो हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें होता ही है कि वो उल्टा जो है वो आपको जो है या तो आपको उसकी सजा मिल जाती है या आप जो है वो गलत उसके अंदर साबित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो लोगों को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते किसी भी चीज के। यहाँ पर जो है वो आप यूं कह लें कि अगर जैसे आप कोर्ट में जो है वो अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो उल्टा बेचारा जो बंदा जो केस करता है या जो हक के खिलाफ लड़ना चाहता है तो उसकी आवाज दी जाती है या उसकी आवाज जो है इसी जगह पहुंचती नहीं है। तो यहाँ पर ये इशू बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वलीद, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया, ये दिस इज द सोशल मीडिया एरा एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है। सोशल मीडिया का हम सब की ज़िंदगी पर एक गहरा इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस बढ़ाई है और पॉजिटिवली बढ़ाई है या फिर जो है वो नेगेटिवली? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है। अपनी बात जो है वो एक बंदा जो है वो एक गांव से बैठ के भी अपनी आवाज जो है पूरे मुल्क में पहुंचा सकता है।
लेकिन बात ये है कि हर चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसके अंदर ये है कि जैसे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जाए कि अगर कोई भी बंदा जो है अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी कोई भी बात, या जो है वो किसी को भी कोई छोटी से छोटी बात भी पहुंचानी है बड़े से बड़े इदारे तक, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो या कोई भी इदारा हो, तो वो अपने घर से बैठ के वीडियो बना के भी जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देगा, तो रात वो जो है वीडियो वायरल हो जाती है और वो बात जो है वो गवर्नमेंट के इदारों तक या फिर हमारे जो मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन तक पहुंच जाती है और एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन जो है वो हर चीज का लेकिन वलीद, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि इस जहाँ पर कुछ लोग इसको जो है वो पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं अफशीन, वहीं पे जो है वो कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को फ्रेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की वीडियोस को, और ये टैक्टिक्स हैं आजकल लोगों को फ्रेम करने की। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये 100% आप बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं। इसमें होता ये जैसे आप कह रहे हैं कि वो हर चीज का जो है, जैसे मैंने कहा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो लोग क्या करते हैं, अगर जैसे मैं मिसाल आपको एक दे रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, तो लोग उसमें से करते ये हैं कि वो उसमें छोटा सा बीच में से एक क्लिप निकाल लेंगे जिसमें से मेरी बात भी अधूरी रह जाएगी और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और नीचे कुछ एक बैड कमेंट्स लिख देंगे या हर तरह के ऐसे कोई जैसे एलिगेशन लगा देंगे जैसे मैंने किसी के खिलाफ बात की है। तो इस तरह इसका जो है बहुत मिसयूज हुआ जाता है। ठीक है। अच्छा शंकर, आप भी हमें इस बारे में ये बताइए कि बहुत सारे इस तरह के लॉज बने, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, आप जंग में ख़वातीन और बच्चों का इस्तेसाल नहीं कर सकते, ये तो इस्लामी ने काफ़ी पहले से ये हुकूक दे दिए थे, उसके बाद ये लॉज बने हैं। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं तो जैसे इसराइल है वो स्टेट टेररिज्म फैलाता है, लेकिन कोई दुनिया उसके बारे में, मतलब चाहे जितनी भी रैलियां निकल जाएं, एहतजाज कर लें, लेकिन वहाँ पर वो जो करना चाह रहा है कर रहा है। तो इस तरह से हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है गाज़ा में, कश्मीर में, तो इस बारे में कोई क्यों नहीं कुछ करता? आपने फ़लस्तीन और गाज़ा की बात की है, मैं यहाँ पे बलूचिस्तान की बात करूँगा, सिंध की बात करूँगा, KPK की बात करूँगा, इन सब को मिला के मैं फ़लस्तीन की बात करूँगा। देखें, रियासतें, जब ये कानून बनाया किसने था, UDHR, ये 2 सुपर पावर्स या 4 सुपर पावर्स मुल्कों ने बनाया था। अब जो US की पॉलिसी वो क्या करता है कि जी वो चाहता है कि अमन हो पूरी दुनिया में, लेकिन वो खुद असला फराहम करता है दूसरी स्टेट्स को कि आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें, और वही खुद ह्यूमन राइट्स के एम्बेसडर बन जाते हैं। तो रियासत जब भी इस तरह से जब वो पावर ऐसे लाभ भी बनाती है कि जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वायलेशन खुद ही रियासत करती है। जो ह्यूमन राइट्स जिन्होंने पास करवाए थे उनके पीछे उनका मकसद ही यही था कि देखें, अगर ह्यूमन राइट्स की अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो या ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, अगर उसके ऊपर उनके कानून उनके जो फैसले हैं उन पे अगर पूरे दुनिया के ममालिक हैं, अगर वो उस पर इत्फाक के राय पे अगर एग्री हो जाए जजमेंट के साथ, फिर तो दुनिया में अमन ही अमन है ना। सही बात है। तो अब इस वक्त जो भी फ़लस्तीन में जिस तरह से वायलेशन हो रही है, हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है। ये कौन कर रहा है? US अमेरिका कर रहा है, और उसके साथ ही जो इसराइल है वो भी उसकी वायलेशन कर रहा है। लेकिन मसला ये कि जब भी ये ICJ में मैटर गया है, तो उस वक्त जो ICJ है वो भी एक हम कोऑपरेट उस पर इतना नहीं कर रहा, और उस पर कोई भी लॉ जो वो कह रहा है कि जी वायलेशन हो रही है, वायलेशन हो रही है। भाई वायलेशन हो रही है, आपके जो इसके तहत आप उसको सैंक्शन आप कर सकते हैं, आप ईरान पे आप सैंक्शन लगा सकते हैं, आप पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं, आप इसराइल को इसलिए नहीं दे सकते कि इसराइल इस वक्त उसके पास टॉप टेक्नोलॉजी है। उसके बाद वही हम लोग नेशनल इंटरेस्ट सर्व करते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स को जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के जो दोनों मामलात वहीं पे कश्मीर में चल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हम उनसे नहीं पूछ रहे, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे थे जी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, या स्टेट विद इन स्टेट के मामलात हैं, और एक ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में हमेशा इस तरह से चलता रहेगा ये मामला। अच्छा वलीद, मुझे ये बताइएगा कि कोई एक ऐसा वायलेशन ह्यूमन राइट्स का जो हम डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। हाँ, वाकई। आई वांट टू नो दैट। वलीद, आप हमारे साथ मौजूद हैं क्या? ठीक है, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, हवा है ना, हवा, एयर जिसको कहते हैं, साफ हवा में सांस लेना ये मेरा एक नेचुरल राइट है। इस वक्त दुनिया में माहौलियाती चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लेकिन मसला ये कि इस निज़ाम ने, सरमायादारी निज़ाम ने और रियासत के ऐसे जो एक कवानीन है, उन्होंने
उनका बस चले ना हमें एयर पॉल्यूटेड बात है। हवा दें, सही लेकिन बात ये हर रोज हम इसको इस पर भी टैक्स नाफिज कर दें, ठीक है, बल्कि। वो साफ हवा पे भी टैक्स लगा दें, हाँ। लेकिन वो नहीं कर पा रहे, तो एक वो भी हमारी वायलेशन हो रही है। अच्छा, ये आप देखें शंकर, एक ये स्टैंडर्ड है दूसरे मुल्क के, हमारे मुल्क में तो चले इस चीज को नहीं फॉलो किया जा रहा प्रॉपर्ली। पंजाब में पंजाब और दीगर ये जो बात तो है। मोटरवेज हैं वहां पर इस चीज को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपकी गाड़ी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी जाती है, आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी किसी भी तरह से धुआं छोड़ती है तो वहां पर एक भारी भरकम चालान भी है उस पर। देखें, यहाँ पर ये नहीं है कि अगर 3 कानून मैंने बताया ये आईने पर उसके खिलाफ हैं, तो 10 ऐसे भी कानून मौजूद हैं जो उसके हक में भी है। अच्छा, लेकिन मसला आता है एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूशन उसको कौन कराएगा। सही बात। रियासत ही करवा सकती है, आपका और मेरा काम नहीं है कि हम जाके एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है। एक काम होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कोर्ट्स का। 26 और 27th अमेंडमेंट वो खुद आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। आप जबरदस्ती किसी का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, सही आप बात है। जबरदस्ती किसी से कोई लेकिन फैसला हो नहीं रहा लिखवा है। सकता है, लेकिन वायलेशन तो हो रही है। बल्कि अब तो जब लॉ बना दिया है इस लॉ उन्होंने वायलेशन बना दिया है। अब जो जिसके पास हम लेके जाते थे, अगर कोई मिसिंग हो जाता था या किसी की वायलेशन हो जाती थी, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ ना मिले, लेकिन वहाँ तक हमें एक मिलता था कि यहाँ पर हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो जब सिस्टम या आप कोलैप्स खुद कर रहे हैं, तो आप किसके पास आप लेके सर, जाएंगे। ये तो एक वसीतर टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। मैं वलीद से भी ये सवाल करना चाहूंगा। वलीद, आप मुझे सुन सकते हैं? वलीद, आप हमारे साथ मौजूद हैं? वलीद, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, वलीद का हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, जल्द वो वापस ज्वाइन करेंगे। अच्छा शंकर, वापस आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा करूँ, थोड़ा मैं लाइटर नोट की तरफ ले जाना चाहूँगा, कोई एक ऐसा ह्यूमन राइट्स का लॉ जो आपको बदलने का मौका मिले, तो ऐसा कौन सा होगा? क्योंकि आप माहिर कानून भी है, तो आप बेहतर तरीके से कानून में रद्दबदल का तरीक़ेकार जानते हैं, तो ऐसा कौन सा लॉ है जो आपको कभी मौका मिले तो आप चेंज करेंगे? देखें, ये तो बड़ा फ्यूचर क्वेश्चन है। इतना हम ज़्यादा हमने कभी सोचा नहीं कि फ्यूचर कहाँ तक लेके जाएंगे। अगर मुझसे अगर कोई प्रपोजल मांगे, कोई लेजिस्लेटिव का जो मेंबर है, लेजिस्लेशन अगर मांगे, तो मैं उस पर कहूँगा कि जो आपके 3 MPOs के लाज हैं ये ख़त्म होने चाहिए। ख़त्म होने चाहिए। जो आप इलीगली किसी भी बंदे को आप डिटेन करते हैं 6 महीने तक, 1 महीने तक, और किसी भी पाकिस्तान के कोने में आप किसी भी कोई भी शख्स उसको डिटेन कर लेता है, ये कानून ख़त्म होना चाहिए। आपके पास स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि अगर एलिस या पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो विदिन 24 आवर है, विदिन 12 आवर्स उनको बिफोर द कोर्ट्स उनको अपीयर किया जाए। ये कानून होना। अच्छा, ये देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंडेम इसीलिए करता हूँ, हमारे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ को कंडेम करूँगा कि हम यहाँ पर ज़्यादातर हम पाकिस्तानी हैं ना, हम थोड़ा सा अपने मुल्क को थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब ये देखिए, हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मैं मानता हूँ कि है ये चीज़, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट भी सही तरह से नहीं करवाया जा रहा। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी ऐसा ही है, और बल्कि इससे कई ज़्यादा शरह में, ठीक है। और अगर आप इसी तरह दूसरे यूरोपियन ममालिक और यहाँ तक कि यूके देखें, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन नहीं होती, लेकिन जो विजिट कर चुका है वहाँ पर, हम भी एज अ फॉरेनर जब वहाँ पर जाते हैं, यकीनन आप भी गए होंगे किसी फॉरेन कंट्री, किसी यूरोपियन कंट्री, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बराबरी वो हमारा मुकाबला कर रहे हैं वॉलेशंस में। तो फिर पाकिस्तान को ही क्यों ज्यादा क्रिटिसाइज किया? देखिए, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है इस वक्त? दुनिया में जो डेमोक्रेसी वो तो खत्म हो रही है। हाँ, दुनिया किसकी तरफ जा रही है? AI के साथ कैपिटलिज्म मिलकर, जहाँ पे 50 लोग दुनिया को कंट्रोल करते थे, आज वो 10 लोग कर रहे हैं। तो दुनिया क्या करे, जो अथॉरिटेटिज्म है उसको वो ज़्यादा कर रहे हैं, और जो डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको उसकी तरफ जा रहे हैं। अब जहाँ पे ह्यूमन राइट्स इस वक्त जो मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। अब उसको 4 या 5 सुपर पावर कंट्रीज है, वो उस पे एम्बेसडर उसके बने हुए हैं, वो खुद ही उसकी वायलेशन कर रहे हैं। इस वक्त कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह ये वो वाली मिसाल है कि अफशीन बोल रही है मैं अच्छी हूँ, और मैं कहीं ना कहीं मुरब्बत में मान रहा हूँ कि यार मेरे अंदर थोड़ी सी कमियां हैं। हम उसकी बात नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में है वो इस वक्त वायलेशन हो रही है। इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, US में हो रही है, UK में हो रही है।
और यहाँ जर्मनी में हो रही है। सही। आपके वहाँ पे किस तरह से हो रही है उसके थोड़े से डिफरेंस एस्पेक्ट्स हैं। यूरोप कह रहा है कि जी हम डिजिटल जो सर्वेलेंस गवर्नमेंट कर रही है वो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि वो डिजिटल सर्वेलेंस इस तरह से वो कर रहे हैं कि वो पूरे सिटीज़ में सेफ कैमराज लगा रहे सही। हैं, सेफ सिटी कैमराज लगा रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी शख्स जा रहा है वो उसकी प्राइवेसी पूरी Privacy डेटा breach हो रही है। ब्रीच कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में वायलेशन हो रही है। हो रही अब है इसका हल ये है कि जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं ये ज़रूर जाए, लेकिन रियासत थोड़ी सी इनसे हटकर ऐसे कवानीन उनमें रिलैक्स कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ना हमें कुछ उसमें बताए, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर जरूर होनी चाहिए ताकि वो ह्यूमन ताकि राइट्स की खिलाफ वर्जी ना हो। अच्छा, हम अक़लियतों के हुकूक की बात करते हैं। आपने देखा होगा रूट पे अक्सर हम जब देखते हैं बैगिंग कल्चर, उसमें जो है जो ख्वाजा सरा हैं उनको मैंने नहीं देखा कि उनको राइट टू जॉब हो, कोई अच्छे इदारे में उनको हायर किया हो, या हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसा इदारा हो जहां पर उनको बाकायदा जॉब्स दी गई हो, या फिर उनको एक बेहतर इज़्ज़तदार रोज़गार या अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया। वो बेचारे अपने ओन पर या तो भीख मांग के या फिर वो नाच गाना करके, जिस तरह से भी ये लोग अपने पैसे कमाते हैं। अच्छा तो अफशीन, हुकूमत क्यों नहीं की? यहाँ पे थोड़ा सा एक अमेंडमेंट है, वो ये कि अभी कुछ हुकूमती वफूद ने ख्वाजा सिराओं से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं अच्छा, और जबरदस्त। उनके लिए काम भी करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन आपकी बात वहाँ पर अपनी जगह राइट है कि अभी तक कोई वाज़ेह इम्पैक्ट नहीं, हाँ, तो उस लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा। तो फिर बेहतर। इसके बारे में क्या हुकूक है, क्योंकि ख्वाजा सरा भी तो इंसान है, उनके भी तो हुकूक हैं। देखें इंसान चाहे वो एबनॉर्मल हो चाहे नॉर्मल हो, विदाउट एनी जेंडर, मेल है या फीमेल है या कोई थर्ड जेंडर या LGBTQ जो भी है, उसके हकूक एक जैसे है। बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स जो यूएन तो उदार है ना, उसमें यहाँ तक कि हमारे हेरिटेज है उसको भी, उसके भी हकूक है। हम अच्छा। उसको भी जैसे मोहनजोदड़ो है या हमारे जो भी कल्चरल जो हमारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, हम उसकी भी हम तोड़ फाड़ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। तो ख्वाजा सरा तो फिर भी सांस लेते हैं, इंसान है, हम तो उनको इंसान ही समझते हैं, तो उसके भी हकूक है, वो भी एक सिक्योर होने चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का नहीं आता है, मसला 25 करोड़ आवाम का आता है, जिसमें 10 लोग हैं, उसके पास 100% ह्यूमन राइट्स उनके लिए है, बाकी आवाम के लिए यहाँ पर नहीं। अच्छा, आपने शंकर यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। आपने बताया कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे कानून हैं जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। जी। अब ये तो हमने जान लिया कि ह्यूमन राइट्स को किस तरह से वायलेट कर रहे हैं वो कानून। अब उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनको अमेंड किस तरह किया जा सकता है? देखें जो भी पहली बात ये कि हमारे पास जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें सिविल, फैमिली, क्रिमिनल आपके सारे यहीं पे इसमें आते हैं, ये पूरा हमने ब्रिटिश से हमने लिया था। तो उस वक्त 2 ही मुल्क आज़ाद हुए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो इंडिया ने क्या किया इस वक्त, उन्होंने अपने कानून, उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन उन्होंने की है। हमारे पास अब तक वही पुराने कानून चल रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट 26 और 27 अमेंडमेंट पास करने की बजाय जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा है उसको मजबूत बनाए। जो कॉलोनियल लाज में जो हमारे लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कानून अंग्रेज़ ने बनाए थे वो ख़त्म होने चाहिए, 3MPO, पीका, ये और सोशल सिक्योरिटी वगैरह। तो ये जो भी ऐसे कवानीन हैं उनको ख़त्म करके पार्लियामेंट अपने नए कवानीन अपनी आवाम के मुताबिक वो पास करे। लॉ कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, लॉ हमेशा लोगों की जो डेली ज़रूरत के मुताबिक बनाया जाए। Exactly. ऐसा ना हो कि आप एक ही वक्त दिन में आप 10 दिन अगर दाल खाएं तो दाल ही खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी उसमें रिलैक्सेशन तो शंकर, क्या आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि ह्यूमन राइट बॉडी है बाकायदा, वो क्या ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना मौसर किरदार अदा कर रही? जिस तरह से फ़लस्तीन में इन्होंने वायलेशन की है, वहाँ पर तो एक जो UN का इदारा है उसका जो रोल नज़र आया वो एक कठपुतली का नज़र आया है। जिस तरह से वहीं पे वायलेशन हुई है, वहाँ पे लाखों बच्चों को वहीं पे मारा गया है, उनको शहीद किया गया है, और वहीं पे पता नहीं सिर्फ मज़ामत और बयानबाजी तक के ही रह गया ये इदारा, लेकिन कोई उस किरदार इदारे अदा को इस नहीं वक्त कर रहा। मज़ामत करनी चाहिए, उसको लड़ना चाहिए, चाहे वो सामने जो भी कंट्रीज हैं सुपर पावर, उससे लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तक वो प्रोटेक्ट जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से उसने नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं चाहूँगा अफशीन जो है वो इख्तिताम की तरफ जाएँ। शंकर, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक सहाफ़ती आप कह लें जरासीम है अंदर, तो मैं ये जानना चाहूँगा आजकल कराची में ई चालान, फेसलेस ई चालान, ठीक है, इस पे बड़े तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ चालान हो गए, भारी भरकम चालान। लोग जो है वो अपने घरों से डायरेक्ट ऑफिस से सैलरियाँ लेकर डायरेक्ट चालान भर कर आ गए।
लेकिन आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये है कि एक आम आदमी से ट्रैफिक कवानीन पे इतनी भारी भरकम चालान वसूल करना, जबकि जो कि वो प्रोजेक्ट था बुनियादी तौर पर वो था सेफ सिटी के लिए, तो उसमें जो है वो जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा, उससे उसमें कोई जो है वो बेहतरी नहीं डंपर आई। माफिया निकल हाँ जा रहा है। एग्जैक्टली डंपर माफिया की अभी तक उसी तरह से किलिंग्स जारी हैं, ठीक है, आपके स्ट्रीट क्रिमिनल एक्टिविटीज अभी तक जारी हैं, स्नैचिंग, आपके मर्डर्स, कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा जा रहा इससे, सिर्फ और सिर्फ फेस चलान हो रहे हैं, वो भी करोड़ों में। देखें, कवानीन ट्रैफिक लाज आपके होने चाहिए, हम एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उसकी फॉलो भी हमें करना चाहिए। इसका जवाब आपने देखिए, आपने हमें नहीं, ये आपने आवाम को देना, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज पूछी है मैंने आपसे। जो ई चालान जो हो रहे हैं उस पे थोड़ा बहुत हमें भी उसमें ख्याल करना चाहिए, हमें भी सेफ तरीके से चलाना चाहिए। लेकिन अगर जो कानून पास हुए, जाहिर सी बात है वो खिलाफवर्जी ना करें, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो गई तो उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर तो बताया है। मुझे नहीं पता कि है। उन्होंने क्या प्रोसीजर बताया, अगर कोई टाइमली वहीं पे जाता है तो उसका वो एग्जाम भी उसको हो सकता है। तो इस तरह से भी होता है, लाजमी नहीं कि जिसको 10,000 का चालान दिया ये गलत है, ये बियॉन्ड अगर 50,000 है तो वो 1 लाख का चालान कैसे भरेगा? यहाँ पर तो 50,000 किसी इदारे में सैलरी भी किसी की नहीं होती है, तो 50,000 का चालान तो दूर की बात है। लेकिन ये मुझे यही लगता है कि आने वाले चंद वक्तों में महीनों में ये कवानीन आपके खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी हाई कोर्ट, अभी तक सवाल मेरा वही रहा, हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब कभी ना कभी मिलेगा। ठीक है शंकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इंसानी हुकूक के हवाले से आपने बहुत सारे लॉज और उन पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है यहाँ पर उसके हवाले से हमें आगाह किया। हमारे साथ वलीद अहमद भी मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने भी अपनी इज़हार राय की और बताया कि किस तरह से वो इस माशरे में रहते हुए अपने हुकूक जो है वो दूसरों के सामने रखते हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डे हम आएंगे किसी नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।